तो सर ये 21 साल के आपके एक्सपीरियंस में आप मुझे बताएंगे कि सेल्समैन जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के हो वो गलतियां कौन सी सबसे बड़ी करते आप अगर मुझे कुछ बता रहे हो ना और मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ ना, तो मेरा माइंड में एक सेल्समैन अलार्म खड़ा हो जाता है। हैं? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार मैं भी मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेल्समैन बनूं, लेकिन कैसे बनूं? सेल्समैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो है ना, बेचना का माइंडसेट से चला जाता है। आज भी मैं 200 सेल्स की किताबें पढ़ने के बाद भी 201वीं पढ़ता हूँ, 202वीं पढ़ता हूँ। हम भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो ट्रेनिंग सेशन में मैं एक चीज़ जनरली लोगों को जो खासकर सेल्स में होते हैं उनको बताता हूँ। अपने आप को सेल्स मैन बोलना बंद करो, अपने आप को सेल्स कंसल्टेंट बोलना शुरू करो। करने की बारी आती है पैसे मांगने की। तो अधिकतर सेल्समैन जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बात नहीं कर पाते कि सर सही बोल चलिए रहे वो चेकबुक निकालिए और उसमें मुझे आप इतना अमाउंट लिख कर दीजिए। हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई इंसान क्या कर सकता है? आपका एक एक जेंटलमैन इंसान जिसको बोला जाता है ना, जेंटलमैन, वो जेंटलमैन इंसान जब बोलता है ना, हम्म। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है। माइंडसेट जो बना है कि मतलब हम गुजराती में इसको एमबीए कहते हैं, हम्म। मने बधु आवड़े। एक सेल्समैन सबसे बड़ी गलती, बंदा जाता है और कैसे है दोस्तों? फिर से हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सुपर गेस्ट। जी हाँ, सुपर गेस्ट इसलिए क्योंकि हम हमारे पॉडकास्ट के अंदर ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनसे आपको बहुत इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक सेल्स एक्सपर्ट से। एक सवाल कभी कभी दिमाग में आता है कि दुनिया की कोई भी कंपनी हो, क्या बिना सेल्स के ग्रो हो सकती है? और जवाब आता है नहीं। लेकिन सेल्स को हम क्या समझते हैं? क्या इसकी हमारी क्लियर डेफिनेशन है? हम क्या सेल्स को पूरी तरीके से समझते हैं? ये बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नहीं, अभी भी हम पूरी तरीके से सेल्स को नहीं समझते। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान से जिन्होंने अपने लगभग 20 साल से ज़्यादा की इंडस्ट्री, 20 साल से ज़्यादा की उम्र या 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा सेल्स इंडस्ट्री में दिया है। और उन्हीं से आज हम बातें करेंगे सेल्स के बारे में, ताकि हम अपने सेल्स को और बेहतर बना सके और सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हम ग्रो हो सके। तो चलिए मिलते हैं आज हम अल्पेश प्रजापति जी से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेल्स में रह के अपने करियर को ग्रो किया और कैसे हम भी अपने करियर को सेल्स में रह के ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप इस पॉडकास्ट पे आए। सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपका सेल्स बैकग्राउंड क्या रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू विशाल जी। अ, आप सच में एक ऐसे इंसान हो कि आपने जब मुझे कल बोला ना कि सर आप आओ, तो मैं ना बोल ही नहीं पाया आपको। थैंक यू सर। एक्चुअली शेड्यूल था, जी। रूम बुक है, होटल बुक है, मुझे जाना था मेरे 15-20 लोगों के साथ, जी। लेकिन एज अ ऑरा कह सकते हैं या एज अ प्योर हार्ट कह सकते हैं आपका, कि जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से मैं ना बोल सका। सर, जैसे आपने सवाल पूछा कि मेरा सेल्स का करियर कैसे रहा है, सर मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। ठीक। मैंने 2000 में 12 कंप्लीट किया, 12 साइंस। 2004 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मई में इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दे के तुरंत ही मैंने जॉब जॉइन कर हम्म। ली। लेकिन मई से नवंबर तक, विदिन 6 मंथ, हम्म। मुझे ये रियलाइज़ हो गया हम्म। कि शायद मैं जॉब नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं अब ऐसा क्यों हुआ? मेबी पर्सनैलिटी टाइप ऐसा कह सकते हैं कि भाई लाइफ में आप आपका आपका गोल बड़े हो या आपके सपने बड़े हो या कुछ करना चाहते हो, इसलिए मैं कहीं वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाया। जी। मैंने मेरी लाइफ में बस ये 6 महीने जॉब की है। हम्म। उसके बाद नवंबर में ये डिसाइड हो चुका कि मैं जॉब नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा। हम्म। लेकिन कुछ और करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। हम्म। घर पे मैं कह नहीं सकता था कि मैं नौकरी नहीं करने वाला। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ा एक मेरे लिए कि नौकरी को क्रॉस लग गया, हम्म। घर पे कह नहीं सकता। तीसरे नंबर पे कोई फंड नहीं है, हम्म। क्योंकि 21 साल की उम्र है, हम्म। 21 ईयर की उम्र है। तो राइट। ऐसा कोई फंड कोई दे भी नहीं पाएगा और किसी से माँग भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो उस समय में मैंने 4 महीने के लिए मैंने इंश्योरेंस ट्राई की।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। राइट। नवंबर 2004 टू फरवरी 2005, विद इन 4 मंथ्स एक भी पॉलिसी नहीं और कुछ भी नहीं हो पाया। तो वहां पे भी समझ में आ गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इन बिटवीन में मेरे पास एक ऐसी कंपनी आई जो है ना एजुकेशन पैकेज बेचती थी। केजी से लेके पीजी तक पूरा का पूरा एजुकेशन आप ऑनलाइन के थ्रू ले सकते हो। और आज से 20 साल पहले ये ट्रेंड है ना एकदम नया था, आज के जैसा नहीं था। और हमें लोगों को ये समझाना था कि आप यहाँ से घर बैठे बैठे आपके टाइम पे आप एजुकेशन ले सकते हो। और वहाँ पे जितना मैं काम करूँ उसके मुताबिक मुझे इनकम आए। ऐसा था कि मैं जितने पैकेजेस बेचूं मार्केट में जाके उतना मैं कमा सकता था। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और मैंने कहा कि 6 महीना ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने ट्राई की और मैं वहाँ से मेरी सेल्स का करियर स्टार्ट हुआ 2005 फरवरी से। और करते 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 करके आज तक 21 ईयर्स एज अ सेल्स, एज अ फ्रीलांसर सेल्स के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और करंटली मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करता हूँ। तो ये मेरा करियर रहा करीबन 21 साल। और ये 21 साल में सर मैं 11 स्टेट में घूमा और 11 स्टेट में मैं काम करता था डेडिकेटेडली। और कलकत्ता जब जाता था ना तो 7 स्टेट के लोग मुझे मिलने आते। बढ़िया। तो करीबन 16 से लेके 17 स्टेट में मैं डेडिकेटेड रह के काम कर चुका हूँ। वहाँ के लोगों को जानना, लोगों को समझना और वहाँ पे रह के उनके कम्युनिटी में मिल के वहाँ से काम कैसे करना, ये मेरा एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस रहा है। और ये पूरा सेल्स जो मैंने है ना वो ट्रायल एरर करके ऐसा कुछ अपने पास ऐसा कुछ सेल्स का अपने सेल्स में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सीखते सीखते हम करते गए। तो ये मेरा सेल्स का बैकग्राउंड रहा है। बढ़िया। तो सर ये 21 साल के आपके एक्सपीरियंस में आप मुझे बताएंगे कि सेल्समैन जो होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के हो, वो गलतियां कौन सी सबसे बड़ी करते हैं? सेल्समैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो है ना बेचना का माइंडसेट से चला जाता है। सबसे बड़ी गलती देखो, सेल्स में ना मतलब चार तरीके से आप जा सकते हो। पहला बेगिंग, प्लीज ले लो सर, प्लीज ले लो, मेरा टारगेट कंप्लीट कर लो, प्लीज ले लो। एक है टेलिंग, बोल बोल करना, सर ये फीचर्स है, ये है, ये है, ये है, बोल 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 करना। तीसरा है काउंसलिंग, मतलब के सर आपको सुन भी रहा है और बता भी रहा है, सुन भी रहा है, बता भी रहा है, मतलब इसको सेलिंग बोल सकते हो। बेगिंग, टेलिंग, सेलिंग। लेकिन चौथे नंबर पे आता है वो है एजुकेटिंग। अच्छा। और एजुकेटिंग में क्या है, आप जाइए और आप कस्टमर से डेडिकेटेड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछिए कि सर आप ये क्यों लेना चाहते हो, आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, आप आगे इससे कितने टाइम तक इसका यूज करने वाले हो। ऐसा करके आप जब उनके साथ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछोगे ना तो उनको ये लगेगा कि मैं जो है वो आपको बेचने के लिए नहीं आया। देखो होता क्या है सर, आप अगर मुझे कुछ बता रहे हो ना और मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं ना तो मेरा माइंड में एक सेल्समैन अलार्म खड़ा हो जाता है कि ये मुझे बेचने आया है, ये मुझे बेचने। अब मैं है ना डिफेंसिव हो जाऊंगा। हाँ, अब मैं है ना, अब मैं मेरे सारे अस्त्र शस्त्र और मेरे सारे एंटीना खड़े कर दूंगा कि मुझे खरीदना नहीं है। बढ़िया। जबकि आप मुझे एजुकेटिंग करने के पर्पस से बैठोगे ना और जब आप ओपन माइंडेड रहोगे कि मुझे ये बंदे को सच में जो उसको चाहिए वही प्रोडक्ट देनी है, ना कि उसको जबरदस्ती चिपकाना है। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस जो है ना वो पूरा का पूरा सेल्स को वेरी कर देता है। एक होता है कि कस्टम मतलब अगर आपको थोड़ा लंबा आंसर दूं तो चलेगा इसका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, मैं है ना आपको समझाता हूँ इसका आंसर। देखो, एक तरीके के सेल्समैन ऐसे होते हैं जो है ना जिसको सेल्स की भाषा में कॉमोडिटी सेल्समैन कहते हैं। मतलब कि क्या, कि समझो आपने 20 किलो का कॉफी का जो अपनी
अपना वेंडिंग मशीन होती हाँ है। नहीं मशीन नहीं, वो अपना गुण बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं उनको, 20 किलो का कट्टा हाँ। आपने मंगवाया, हम्म, एक कट्टा मंगवाया तमिलनाडु से, एक कट्टा आसाम से, एक कट्टा आपने तमिलनाडु से, एक पंजाब से, एक दिल्ली से, समझो। हम्म, और सबको खोल के इस तरीके से कॉफी बीन्स देखे तो आपको क्या खोल ऐसे हाथ में आने से पता चलेगा कि दिल्ली का है कि नहीं। ये बराबर है। तो ये पहला है हम्म, कॉमोडिटी सेल्समैन। सेकंड नंबर का जो बंदा है वो है यूनिक प्रोडक्ट, हम्म, बराबर, मतलब कि बंदा जाता है और प्रोडक्ट दिखाना चालू कर देता है, ये जाने की। सेकंड नंबर पे। हम्म, पहले नंबर वाला का तो कोई अता पता ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है, कोई उसकी कोई मार्केट आइडेंटिटी नहीं है। हम्म, लेकिन दूसरे वाला बंदा है ना, वो प्रोडक्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। हम्म, अब प्रोडक्ट से ज्यादा तीसरे नंबर वाला सेल्समैन होता है, वो है ना कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करवाता है कि कस्टमर को ये लगता है कि यार ये बंदा है ना, मुझे अच्छी सर्विस, उसकी बंदे की सर्विस बहुत बेहतर है, हम्म, मतलब कि वो बंदा ने 2 के ऊपर तीसरे नंबर पे चला गया, हम्म, यूनिक सर्विस। हम्म, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा। उससे ऊपर है, वो है यूनिक एक्सपीरियंस, हम्म, और उसके ऊपर है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। समझो मैंने मेरे घर पे सोलर लगवाया, हम्म, आप और मैं दोस्त हैं। हम्म, आपने मुझे पूछा कल्पेश जी सोलर कहाँ से लगवाया, हम्म, तो मैं कहा यार क्या नाम है उसका, यार अरे यार ऐसा, मतलब नहीं मैं सेल्समैन को जानता, नहीं, मैं नहीं मैं कंपनी को कंपनी को जानता, ऐसा करूंगा यार पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ। अरे यार ये 4 रास्ता है ना अपना निशाल आर्केड हाँ, वहाँ। हाँ। तो ऐसी सर्विस अगर आपने दी है, मतलब बंदे ने दी है, तो ये बंदा है कॉमोडिटी सेल्समैन ओके, मतलब जिसके बारे में कस्टमर ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। का। उसको मैंने ट्रीट किया उसको एज अ सेल्समैन। हाँ। वो आया, मुझे दिखाया, हम्म, और मेरे मेरे भी एक इतनी रिक्वायरमेंट थी, मैंने ले लिया, बात राइट, खत्म। राइट। अब सेकंड नंबर पे आपने मुझे सवाल पूछा अल्पेश जी सोलर कहाँ से लगा, मैंने कहा यार नाम तो उसका नहीं पता, लंबा सा लड़का था, गोरा सा लड़का था, लेकिन है ना उसकी यूनिक बात ये थी कि उसके पास है ना 25 कंपनी थी, हम्म, उसके पास ये भी थी, ये भी थी, एक्स वाई जेड, और सब बताने के बाद उसने मुझे उसमें से 3 कंपनी फाइनल करके दी हम्म, कि सर 3 में से एक फाइनल कर लो, और हम्म, 3 में से फिर मैंने एक फाइनल कर दी। मतलब कहीं ना कहीं वो बंदा जो है ना मुझे अच्छी प्रोडक्ट दे के गया। मतलब अभी भी मैं बंदे का नाम नहीं जानता, मैं प्रोडक्ट नहीं कंपनी है। का नाम नहीं जानता, मैं बोल रहा हूं कि उसने मुझे अच्छी प्रोडक्ट दी, कुछ अच्छी फीलिंग आई। बराबर है। वो हम्म, दूसरे नंबर के सेल्समैन होते हैं। हम्म, अब तीसरे नंबर के सेल्समैन ऐसे होते हैं जो आप मुझे पूछोगे अल्पेश जी सोलर कहाँ से लगा, अब मैं बोलता हूं कि यार वो निशा मार्केट पे उसकी शॉप है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज उसकी क्या लगी पता है, कि उसने मुझे बोला 10 बजे मेरे बंदे आ जाएंगे, तो 9:45 को ही आ गए। अच्छा। उसने मुझे बोला 2 बजे लग जाएगा, 1:30 बजे ही लगा के चले गए। हम्म, उसने मुझे बोला 5 बजे मैं आपके पास इनवॉइस लेके पहुंच जाऊंगा, तो उसका 5 बजे वो आ गया। उसने कभी भी मुझे है ना आई कॉल बैक यू सुन ऐसा करके मैसेज नहीं किया, उसने मुझे कहा आई कॉल बैक यू बिफोर 11 PM, हम्म, 11 AM। तो उसके पहले उसका कॉल आ जाता था, उसका काम हो जाता था। मतलब मुझे मजा क्या आया कि यार मुझे परेशानी नहीं हुई, हम्म, आई एम वेरी मच सेटिस्फाई विथ हिज सर्विस। और है ना मैं आगे इसको रिकमेंड करूंगा किसी को भी, क्योंकि भले वो 2 रुपए ज्यादा ले, लेकिन अपने को ना परेशानी नहीं चाहिए। राइट। तो कहीं ना कहीं वो सेल्समैन 2 के ऊपर निकल चुका है। लेकिन चौथे नंबर वाला सेल्समैन क्या है पता है, जैसे कि आप मुझे पूछोगे अल्पेश जी सोलर कहाँ से लगवाया, अब मैं क्या बोलूंगा पता है, अरे तू सोलर की बात जाने दे। वो बंदा जब मुझे समझाने आया ना, 10 मिनट का मेरा कमिटमेंट था कि 10 मिनट में मैं समझा देना, उसके साथ में 2 घंटा बैठा रहा। उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो क्लैरिटी है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, और उसकी जो समझ है, वो इतनी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं 2.5 लाख का बजट लेके बैठा हुआ था, उसने मुझे 2,10,000 में करके दे दिया। बोले सर 40,000 रखो आपके काम आएंगे, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। तो कहीं लेकिन
फिर क्या हुआ पता है, मैंने ऊपर और 2 लाख रुपए लगा के मेरे बेटे के घर पे भी लगवा लिया। मतलब हुआ क्या, उसने उसके 40 बचाए, लेकिन एक की जगह पे उसको 2 दो काम थे। मिल गया, क्योंकि बढ़िया। उस बंदे ने उसको एजुकेट किया। मतलब यहाँ पे अब मैं सामने से बोलता जा रहा हूँ कि यार वो बंदा बहुत जबरदस्त था, बहुत डेप्थ थी उसकी। मतलब उसने मुझे जो कंसेप्ट समझाया, मतलब उसकी जो गहरी समझ थी, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बंदा मुझे गलत समझा रहा है। और मैं उसकी बातों में बहता चला गया, और मैंने लास्ट में क्या बोला पता है, तुझे जो ठीक लगे ना वो लगा दे, क्योंकि आई एम वेरी मच इम्प्रेस विथ यू। तो ये आ गया चौथे नंबर वाला सेल्समैन। और उसके ऊपर एक 5वें नंबर वाला सेल्समैन है, जो जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अब आप नहीं बोलोगे कि कैस कहाँ से लगवाया सोलर, अब मैं बोलूंगा विशाल जी कैसा लगा सोलर, फिर आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अरे सोलर की बात जाने दी, जो सोलर लगाने वाला बंदा है ना, वो क्या बंदा है, आपसे मैं मिलवाऊंगा उसको। आप जब मिलोगे ना, तब आपको लगेगा कि यार क्या बंदा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं तुझे 20 साल से बोल रहा था कि मुझे 20 साल से ये प्रॉब्लम है। वो बंदा जब मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना आया था ना, तब अचानक से मुझे थोड़ा दुखने लग गया। तो मैंने कहा कि अभी रहने देते हैं। तो उसने कहा कि सर रहने ही देते हैं, लेकिन आपको हुआ क्या है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे इतना कन्विंस करके अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गया, मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाया जो बंदे ने मेरा 20 साल का प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दिया। उसके बाद दूसरी बार जब वो आया ना, तो हुआ क्या पता है, हम प्रेजेंटेशन चल रहा है और बेटा मेरा बोल रहा है कि पापा आज एनुअल एग्जाम है, चलो एनुअल फंक्शन है, चलो एनुअल फंक्शन है, चलो ये वो। अब मेरा काम था, पता नहीं क्या बात हुई, उसने उसके साथ 2 मिनट 5 मिनट झूले पे बैठा, और झूले पे बैठ के पता नहीं क्या बात की। अब मेरा बेटा बोल रहा है कि पापा आज से मेरा एजुकेशन का टेंशन खत्म, मैं सब अंकल से ही बात करूंगा, और अंकल ही मुझे गाइड करेंगे, और अंकल मुझे वो करेंगे। और मेरे बेटे का जो मुझे टेंशन था ना, उसने सॉल्व कर दिया। उसके बाद जब तीसरी बार वो आया, तब मैंने मतलब मैं इतना खुश था कि मेरे जो 2 प्रॉब्लम थे, मेरे 20 साल का ये प्रॉब्लम, मेरे बेटे का प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर दिया और मेरे घर का बंदा बन गया। और कहीं ना कहीं मतलब इतना जेन्यून बंदा कि आप क्या बताओ। मतलब इस तरीके से अगर आपने उस बंदे की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है, जिससे अब मैं नहीं, मेरा पूरा सर्कल भी आप ही के पास लेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे जाने के बाद शायद मेरा फैमिली, मेरा बेटा, वो भी आप ही के पास लेगा। और उससे भी बड़ी बात, जब मैं फोन करूंगा ना, विशाल जी ये काम अपने को करना है और कब कर दोगे, और आप बोलोगे सर 10 दिन आउट ऑफ स्टेशन, इससे अच्छा मैं एक बंदे को भेज देता हूं, वो कल करके देगा। तो मैं क्या बोलूंगा पता है, 11वें दिन में आना, लेकिन तू ही चाहिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि कॉमोडिटी वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, वो कस्टमर को ढूंढने के लिए लगे होंगे, और यहाँ पे कस्टमर उसको ढूंढेगा। मतलब उसको लास्ट एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैंने आपको बताया ना वो 20 किलो का मतलब ये कॉफी बीन्स, तो दिल्ली का है, तमिलनाडु का है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या आप ऐसे सेल्समैन हो कॉमोडिटी वाले, तो आपकी कोई पहचान नहीं। लेकिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया और आप बन गए नेस्कैफे। आपने अपने ऊपर काम कर लिया और दूसरे नंबर पे चले गए, एकदम प्रोडक्ट का रट्टा मार लिया आपने, आप एकदम पॉलिश हो गए, और कॉफी बीन्स में से चले गए नेस्कैफे में। कॉफी बीन्स आता है 1 किलो 20 रुपए का, यहाँ पे 100 ग्राम का 206 रुपया। मतलब आपने अपना भाव बढ़ा दिया 100 गुना नेस्कैफे, समझना। हाँ, लेकिन वही नेस्कैफे चली गई रेस्टोरेंट में, वही नेस्कैफे चली गई रेस्टोरेंट में, तो अब वो 40 रुपए की हो गई। मतलब जो 5 ग्राम नेस्कैफे 5 ग्राम आप चाल में डालते थे, यहाँ पे ये बन गई 40 रुपए की।
बराबर है। तो ये तीसरे नंबर वाले सेल्समैन, लेकिन ये ही नेस्कैफे चली गई सीसीडी में और वो बन गई 200 रुपए में। चौथे नंबर वाला यूनिक एक्सपीरियंस कि यार क्या बंदा, क्या डेप्थ, क्या क्लैरिटी, क्या कॉन्फिडेंस, क्या आंखों का तेज। वो आए ना, मैं मेरा सारा काम बंद कर देता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, नई नई बातें, नए नए उसके पास वो होते हैं, ऐसा है चौथे नंबर पे। लेकिन पांचवें नंबर पे मतलब ये कॉफी चली गई अब स्टारबक्स में, और आप चॉइस में माले पे ताज होटल में बैठे हुए हो, अरेबियन सी देख रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और यूनिक एक्सपीरियंस है नेस्कैफे ही, लेकिन ये यूनिक एक्सपीरियंस मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अब वो बंदा आपके सिवा किसी की ओर से डिस्कशन नहीं करेगा। तो एक सेल्समैन, सबसे बड़ी गलती, आपका सवाल फिर से घुमा के आता हूं, सबसे बड़ी गलती है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे ही रहता है, वो अपने आप के ऊपर काम ही नहीं करना चाहता। यहीं से एक सवाल निकलता है कि आज जैसे कि हमने इतने डिटेल में या डेप्थ में जाकर सेल्समैन के बारे में डिस्कशन किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार मैं भी मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेल्समैन बनूं, लेकिन कैसे बनूं? उसके लिए आपको एक बहुत मस्त एक बात है कि शरीर जो है एक्सरसाइज मांगता है, बराबर है। फिर बीज जो है वो पानी मांगता है, बराबर है। फिर दिल जो है वो प्यार मांगता है। इस तरीके से पूरी कविता है, लेकिन लास्ट में आता है कि सक्सेस जो है ना वो त्याग मांगता है। अच्छा, और किस पूरी कविता है पूरा कि ये है, शरीर हेल्थ मांगता है, ये मांगता है, ये मुझे 3-4 याद है, लेकिन सक्सेस जो है ना, सफलता, वो त्याग मांगती है। तो आपको मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए वो त्याग देना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। किस चीज का सेक्रीफाइस? हाँ। अपने हर रोज के 2 घंटे का सेक्रीफाइस। जो 2 घंटे लोग सो रहे होते हैं, उस 2 घंटे में आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, बराबर। आपको डेडिकेटेडली अपने स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज भी मैं 200 सेल्स की किताबें पढ़ने के बाद भी 201वीं पढ़ता हूं, 202वीं पढ़ता हूं। आज भी मैं सेल्स के पॉडकास्ट देखता हूं। आज भी मैं अपने अपडेट करने के लिए, अपडेट होने के लिए मेरा जो सेक्रीफाइस है ना, त्याग, वो आज भी चलता है। वो करना पड़ेगा मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। देखो, थोड़ा सा ब्लंटली अगर इसका जवाब दूं आपको, मार्केट में जो अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत अच्छे सेल्समैन समझते हैं ना कि मैं तो सर मैक्स में काम करता था, मैं तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तो ये करता था, ये करता था, सर सच में अगर उनके साथ 10 मिनट बैठा जाए ना, तो पता चल जाए कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। बस वो करते थे, जानते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं है, मतलब वो एक भ्रम में है, भ्रम में है। उनको ऐसा लगता है, उनको 4 सवाल पूछ लिया जाए ना, 4 सवाल उसको पूछा जाए ना, सर लास्ट किताब कौन सी पढ़ी सेल्स की, तो बोलेंगे सर यू कैन सेल। फिर बोलेंगे और सर सी यू एट द टॉप, जिग जिगलर। अब सी यू एट द टॉप सेल्स की किताब ही नहीं है, सही बात, समझ रहे हो। और वो जो जिसके नाम बोल रहा है ना, वो ये सीयू खेरा, ये जिग जिगलर, ब्रेन ट्रेसी, ये सब अपने जमाने में सेल्स गुरु थे। आज का जमाना जो है ना, आज एआई का जमाना, उसमें मॉडर्न सेलिंग है सर। उसमें सर मतलब जेफरी गिटोमर को पढ़ो आप डैनियल हेल को पढ़ो, ये सब बोले ये कौन है, जानते ही नहीं है कोई। आया समझ? वो आज से 20 साल पहले का जो अपना डेडिकेटेड वो डब्बे वाला फोन वाली सिस्टम थी ना, वो वाली आज भी अप्लाई कर रहा है, और उसी को नॉलेज मानते हैं। आया समझ में? जबकि आज पूरा जमाना, आज तो ऐसा हो गया है कि पूरा चैटबॉट कि आपके घर पे कुरियर डिलीवर होने वाला है, आए कि नहीं आए, तो आप यस करो ना, तो तुरंत ही दूसरा कि कितने बजे आए, फिर वो तीसरा कि इतने बजे तो नहीं बिजी है। वो पूरा ये सिस्टम पे आ गया है आज। और आप उस टाइम पे अपने आप को कौन सा अनुभव को बोलते हो, मेरे पास बहुत अनुभव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही सेल्स को कॉम्प्लेक्स बना के घूम रहे हैं, और उसकी वजह है अपडेट नहीं कर, हाँ अपडेट नहीं करे। वो अपने आप को
मतलब अगर उसको वहां से थोड़ी देर के लिए हटा लिया जाए ना तो धंधा बढ़ जाए, अच्छा। लेकिन खुद ही अपना नॉलेज जो आउटडेटेड नॉलेज है वो वहां पे रख के वो सेल्स को ग्रो नहीं कर पाते। सर हम भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, तो ट्रेनिंग सेशन में मैं एक चीज़ जनरली लोगों को जो खासकर सेल्स में होते हैं उनको बताता हूँ, अपने आप को सेल्स मैन बोलना बंद करो, अपने आप को सेल्स कंसल्टेंट बोलना शुरू करो, क्योंकि कंसल्टेंट सॉल्यूशन देता है यस और एग्जैक्टली। सेल्समैन जो होता है वो बेचता है, चिपकाने की कोशिश यस करता है। एग्जैक्टली। और सेल्समैन जो होता है बेचने के लिए या उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उसकी प्रॉब्लम पहले समझता है। सही बात। आज अक्सर जो सेल्समैन होते हैं वो प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी ब्रांड के बारे में या अपने फीचर के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, सामने वाला बंदा जो है ना वो बोलता है यार लगता है ये ज़्यादा हो रहा सर आपको उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँ, आपने जो बोला ना उसमें देखो, मैंने कॉल कर लिया मेरे है। पास, मतलब समझो आपने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया सर आपके लिए। अब यहाँ पे पहले तो हम है ना सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग तो करते नहीं है, उसका सीधा फोन ही कर देते हैं, डायरेक्टली। बराबर। तो ये तो पहली गलती ये ही हो गई सेल्स की कि पहले जानो तो सही बंदा कौन है, कौन सी पर्सनैलिटी का है, क्या करता है, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, वो कौन से भगवान को मानता है, क्या है वो सब, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में काम आने वाला है, राइट। बराबर। वो तो करते ही नहीं। दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, मतलब बंदा कैसा है, मनी ऑथोरिटी नीड है, हाँ। बराबर है। अगर मनी ऑथोरिटी नीड में से 2 पॉइंट निकाल दिए कि लास्ट में मैन कैसा है, आज मुझे समझो बिन लादेन भी बुला रहा है ट्रेनिंग में, लेकिन मुझे थोड़ा जाना है, सही बात। मुझे पता है ये मेरा करीब उसमें नाम लिखूंगा तो मुझे लोग निकाल देंगे। सही बात। तो ये सब कुछ नहीं करते। चलो समझ लिया आपने, ये सब कुछ नहीं किया। अब सीधा आपने कॉल कर दिया, वो बंदे ने बोल दिया आ जाओ। अब मैं चला गया और अपना मतलब आप कस्टमरों में बैठ गया। अब यहाँ पे सीधा नहीं कस्टमर का मैंने अटेंशन लिया, नहीं कस्टमर का मैंने इंटरेस्ट जाना, सीधा मैंने मेरा ब्रोशर निकाला दे दी। और सीधा कि सर ये है, सर ये है, ये है, ये है। या अगर आपने कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं जाना, अगर आपने कस्टमर को अटेंशन में ही नहीं लिया, तो प्रेजेंटेशन दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। बराबर। अब कस्टमर को जो अटेंशन लेना है, ओपनिंग जिसको बोलते हैं, वो ओपनिंग के लिए आपको आपको वो भी ओपनिंग की वो पुरानी टेक्निक, सर बहुत अच्छा आपका घर है, सर बहुत जबरदस्त शर्ट पहना है, सर यस ये सब अब है ना ये सब आउटडेटेड हो गया है सर। आपको वहां पे जाके आपको वहां पे कुछ ऐसी बातें करनी है, उसकी पर्सनालिटी को लेके बातें करनी है, ना के बटरिंग करना है, बराबर। क्योंकि सबसे पहले तो आपका मुझे वो सेल्समैन अलार्म बंद करना है, तो सेल्समैन अलार्म बंद करने के लिए मुझे जाके कुछ ऐसे 2-3 मिनट के लिए, आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। पता है वो जिसको कॉनमैन बोलते हैं, कॉनमैन मतलब ऐसे लोग जो आपके घर पे सोने को साफ करने के लिए ले, मतलब आप लाओ ऐसा और फिर चोरी करके चले जाते हैं, बराबर। तो ऐसा तो सर क्या होता है कि एक समझदार लोग वो अपने घर का सारा सोना उनको दे देते हैं। ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि आके सीधा बंदूक रख के लाओ सोना, ऐसा किया होगा। वो तो बातें करते 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 पहले करते पता कर लेते हैं। बराबर। तो वो बातें जो करते हैं ना, वो ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिससे सामने वाले का दिल वो जीत लेते हैं। तो इसको ओपनिंग एक्चुअली बोलते हैं। और उसके लिए ओपनिंग का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि सर मैंने बैठा कि सर मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ તો મોટે ભાગેના લોકો આવું કરે છે। तो अब सामने वाला बंदा जो है ना वो अपने आप को क्या समझने लगता है कि मुझे भी वो कैटेगरी बड़े में में आना है, बराबर। अब मैं मेरी प्रोडक्ट के पहले ये माहौल बना रहा हूं, बराबर, कि सर सब लोग जानते हैं कि आज की दिन में अपने घर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो आज के जमाने में सब लोग जानते हैं। तो वो क्या समझता है पता है कि क्या मैं ही नहीं जानता हूँ, मैं भी वो जानने में आना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ओपनिंग जो है ना उसके सारे के सारे मेथड्स यूज करके विद इन 2 मिनट्स आपको आपको
मतलब मुझे आपके अंदर ऐसे ट्रस्ट बिठाना है कि यार ये बंदा जो है ना वो कुछ बेचने नहीं आया है, वो मुझे समझाने आया है। मतलब अटेंशन लेना, मतलब लिसनिंग मोड में। अब अटेंशन आ गया, हो गया। उसके बाद सीधा फिर अटेंशन के बाद भी ब्रोशर नहीं निकालना। फिर आता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है उसका उसका नीड आइडेंटिफाई करना, जिसमें आप शायद जानते होंगे स्पिन प्रोसेस, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, नीड, पे ऑफ। समस्या, परिस्थिति मतलब समस्या, प्रॉब्लम, समस्या और समाधान, बराबर। अब आज ह्यूमन नेचर कैसा है पता है? कैसे हो विशाल जी? अगर मैं आपको ये पूछूं ना तो आप बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त है, माता रानी की कृपा है, ये है अभी तो, लेकिन फिर प्रॉब्लम बोलने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं सही बात। कि अभी क्या है, त्योहार आ जाता है ना, उसमें थोड़ा ब्रेक लग जाता है। हाँ। अभी दिवाली के बाद है ना, जितना मार्केट उठना चाहिए ना उतना विशाल जी उठा नहीं है, ऐसा। तो अब क्या है, आपको वो बातें पकड़नी है, और वो बातें पकड़ के उसको आगे, ओहो ऐसा है, हाँ। अरे रे, अगर ऐसा हुआ तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और मार्केट में अभी तो ऑनलाइन में तो जबरदस्त अभी बूम है, ये है वो है। तो उसको वहां से थोड़ी बातें करते करते मुझे इम्प्लीकेशन मतलब के खराब परिणाम तक लेके जाना। अगर ऐसा हुआ सर तो आपको दिक्कत हो दिक्कत है। जाएगी, ये तो हो जाएगी। और फिर लास्ट में समाधान देना है कि सर अगर उसका समाधान मैं दूं तो, अगर यहां तक मैं पहुंचूं तो अब मैं बोलूंगा कि सर दिखाओ ना, अगर आपके पास ऐसा समाधान है तो दिखाओ। मतलब अब समझो, पहले केस में प्रेजेंटेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि आप दिखाना चाहते हो और कस्टमर देखना चाहता है। दूसरे केस में ओपनिंग और प्रोबिंग करने के बाद प्रेजेंटेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि कस्टमर देखना चाहता है। मतलब आप दिखाना चाहते हो इसलिए प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो 10 में से 1 रिजल्ट आएगा। कस्टमर देखना चाहता है इसलिए प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो 10 में से 9 रिजल्ट आएगा। अभी सर कल के दिन ही हम एक वीडियो शूट कर रहे थे सेल्स के ऊपर ही, स्पैमको प्रोसेस, आपको आइडिया हाँ। होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि भाई पैसे मांगने की बात, हाँ। सस्पेक्टिंग हो गई, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, अप्रोचिंग हो गई। अब उसके बाद में अप्रोच करने के बाद जब उन्होंने अपनी पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर दी, सारी चीज़ें, जब क्लोजिंग करने की बारी आती है पैसे मांगने की, तो अधिकतर सेल्समैन जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बात नहीं कर पाते कि सर सही बोल चलिए रहे वो चेकबुक निकालिए और उसमें मुझे आप इतना अमाउंट लिख कर दीजिए। हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई इंसान क्या कर सकता है, क्योंकि आज पैसे मांगना एक कहते हैं ना हमारे भारत में शर्म की बात मानी जाती है, और इसीलिए हम पैसे मांगने में मुंहफट नहीं है, और इस चक्कर में हमारे कितने सारे सेल्स के डील जो है वो चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी को क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जब आप बैठो ना और ओपनिंग करो ना, तभी भी उसको बोल दो कि प्रेजेंटेशन के बाद लास्ट में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रोबिंग कर रहे हो तभी भी बोल दो कि लास्ट में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन चल रहा है तभी भी बोल दो कि सर अब मैं 10 मिनट के लिए पूरा हमारा बता देता हूं और लास्ट में हम हाँ या ना कह के जाएंगे। तो इस तरीके से आप 3-4 बार उनको बोलोगे ना, तो लास्ट में आपको ये नहीं लगेगा कि मैं डेडिकेटेडली क्लोजिंग कर रहा हूं। क्योंकि होता क्या है पता है, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। प्रेजेंटेशन में मैं बता रहा हूं, बताते लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे मैं ही सेल्फ टॉक करने लगता हूं कि अब पैसे मांगूंगा तो कैसा लगूंगा, अब एक काम करता हूं छोड़ ही देता हूं, आज नहीं, आज Exactly. आज ब्रोशर डाल देता हूं, कल कल आएंगे। फिर एसएमएस कर दूंगा। अब मैं ये कौन सोच रहा है, मैं ही सोच रहा हूं, आप तो सोच ही नहीं रहे हो। तो उस टाइम पे उस गलती ना हो इसलिए ओपनिंग के टाइम पे ही कह देने का कि सर जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि मेरी 40 मिनट मुझे लगेगी। तो सर आज अभी मैं आ चुका हूं, अभी 40 मिनट के लिए अपने एक डिस्कशन करते हैं जिसमें आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, या आपको बेटर हम कैसे सर्व कर सकते उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में जब 40 मिनट हो जाए उसके बाद हमारी प्रोडक्ट, आप हमारा प्रपोजल आपको अच्छा लगा या ना लगा, उसके ऊपर आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सर फिर यहाँ पे ये डायलॉग मैं हमेशा यूज करता हूँ और आपको भी करना ही चाहिए कि सर आप एकदम निश्चिंत होके मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि
मैं एक प्रपोजल आपको बता रहा हूं और आप उस प्रपोजल को ना बोल रहे हैं या हाँ बोल रहे हैं। अगर आपने ना बोला तो हमारे व्यक्तिगत संबंध में कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम आने वाला नहीं। नहीं है। सर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि कल उठ के आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया कि अल्पेश भाई चलो ना सैटरडे संडे सापुतारा जाते हैं, और मैंने कहा यार नहीं मुझे थोड़ा काम काम है। तो अगर मैंने आपका प्रपोजल ना बोला, उससे मैंने प्रपोजल को ना बोला है, मैंने आपके और मेरे व्यक्तिगत संबंध में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो सर आप है ना बिंदास मुझे एंड में कहिएगा, ऐसा ओपनिंग में बोल दिया। फिर ओपनिंग का जो लास्ट ओपनिंग में 8 स्टेप होते हैं, उसमें 8वें स्टेप पे कि सर मैं ज़्यादा जानकारी आपको बेहतर समझाने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए क्या मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बोले हाँ, हाँ। सर फिर सवाल जवाब, उसका कस्टमर रिलेशनशिप टूल होता है, पूरा रेडी मेरे पास, और डेडिकेटेड जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ ना, तो उनके लिए डेडिकेटेड सब मैं फॉर्म बनाता हूँ। तो फॉर्म बन गया कि सर आप क्या करते हो, कितने सालों से करते हो, आपका अचीवमेंट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका चैलेंजेस क्या है और आपका क्या अच्छा नहीं लगता, बराबर है। उसके बाद आपने क्या चाहते हो, टारगेट क्या है, बराबर है। ऐसा करते करते आपने लास्ट में उसको कंफ्यूज कर दिया, और फिर वो उसको लगा कि यार जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से मैं काम कर रहा हूँ, उस तरीके से तो मैं 10 साल में भी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर मैंने कहा कि सर क्या मैं आपको सॉल्यूशन दूं? बोले हाँ, हाँ। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन के पहले ही वो बंदा क्या बोल देगा पता है? सर आपने वो करना ही है, बराबर है। अब हो गया, बराबर। लेकिन यहाँ पे भी आपको बोलना है कि सर अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं दूं तो आपकी कितनी तैयारी है मेरे साथ काम करने की? तो इसको बोलते हैं प्री क्लोजिंग। और यहां पे भी मैंने क्लोजिंग की बात की, ओपनिंग में भी मैंने क्लोजिंग की बात की, प्रोबिंग में भी मैंने क्लोजिंग की बात की, प्रेजेंटेशन के दरमियान भी कहूंगा कि सर अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब पार्ट आया है कि जिसमें आपको एक डिसीजन हाँ या ना में लेना पड़ेगा। ऐसा तीसरी बार भी बोलो। इसको बोलते हैं बार बार करने से उसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करते हैं। और फिर अगर आपको बाद में डर लग रहा है क्लोजिंग के टाइम पे, तो दूसरा डायलॉग देता हूं सिंपल कि सर जैसा मैंने आपसे बात की थी, 40 मिनट हमारी हो चुकी है, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आपको बता दिया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका प्रॉब्लम मेरी प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सर आप देख ही सकते हो कि आपका प्रॉब्लम मेरी प्रोडक्ट से सॉल्व हो रहा है। अब सर आने वाली 5 मिनट के अंदर सर मैं यहां से चला जाऊंगा। आप मुझे ये 5 मिनट में अगर हाँ या ना में जवाब दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूं। अगर हाँ बोलोगे तो मैं हाँ की प्रोसीजर समझाऊंगा, अगर आप ना बोलोगे तो सर मैं एक कप चाय पीऊंगा और प्यार से निकल जाऊंगा। क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया इसलिए आपको लेना ही है, बराबर है। तो आप बिंदास हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। अब समझो, अब है ना, अब बंदा ना बोलने वाला है, समझो। हाँ बोलने वाला है तो ठीक हो गया, लेकिन अब ना बोलने वाला है तो भी जवाब वहां पे आ जाएगा। अब आप समझना, समझना, ना बोलने वाला ना तो 4 चीज होगी ना बोलने में। हाँ मतलब एक्सेप्टेंस वहां पे प्रपोजल हो गया, डन। तो फिर आप सर कैसे पैसे दोगे? चेक से दोगे, ये दोगे, ये दोगे? तो हाँ वो 1% में आती है, वो 100 में 1% में। दुनिया का कोई भी बंदा पैसे को ऐसे रखता है तो वो 1% में आएगी। लेकिन अगर अभी मैंने बोला कि सर हाँ या ना में जवाब दो, तो अब बंदा क्या बोलेगा पता है? स्केप्टिसिज्म। मतलब पहला है स्केप्टिसिज्म, मतलब बोलेगा कि यार शंका उत्पन्न करना कि सर क्या गारंटी है तेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? सही बात। क्या मैं सच में ये प्रोडक्ट काम आएगी? क्या मुझे कुछ तू ऐसे प्रूफ दिखा सकता है कि ये है क्या? तो इस तरीके से स्केप्टिसिज्म मतलब शंका उत्पन्न कर रहे हैं वो बंदा। तो इसका जवाब है कि पहले वैलिडेट
वैलिडेट द ऑब्जेक्शन, उसके ऑब्जेक्शन, सर क्या गारंटी है आपकी प्रोडक्ट मेरी सॉल्यूशन करेगी? तो आपको उसको काटो मत कि सर पूरी दुनिया की करती है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना काम, इस तरह के काटो मत। उसको बोलो कि सर सही जवाब, सही बात आपने कही, न्यूट्रलाइज द ऑब्जेक्शन के सर सही बात आपने कही। जब मैं ने इस प्रोडक्ट को मेरे घर पे लगाने के लिए यूज, मतलब मैं देख रहा था तब मेरा भी यही क्वेरी कि क्या गारंटी है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलाइज द ऑब्जेक्शन, वैलिडेट द ऑब्जेक्शन, और फिर आगे स्केप्टिसिज्म है तो प्रूफ दो। स्केप्टिसिज्म मतलब शंका है ना, तो प्रूफ दो कि सर 10 टेस्टिमोनियल बराबर है कि सर देखो ये जो है प्रोडक्ट इस बंदे के घर पे लगाई थी और इस बंदे के घर पे अभी इतना रिजल्ट आ रहा है, उसका ड्राफ्टिंग हमारे पास है सर, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, और सर अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपको कस्टमर को डायरेक्ट कॉल लगा के आपसे बात करवा सकता हूँ लाउड स्पीकर पे रख के। और हो सके ना सर तो घर का एक बंदा हो ना, उसको बोल भी दो कि मेरा कभी भी फोन आए, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं तो हेलो विशाल सर कैसे हो, इस तरीके से बात करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल के रखूंगा कि जब मैं कस्टमर के सामने बैठा हूं ना तो मैं आपको कॉल करूंगा तो ऐसा बोलूंगा, विशाल जी 2 मिनट का टाइम है क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप समझ जाओ कि मैं कहां पे बैठा हूं, कस्टमर के सामने। तो सर उस समय पे एक 2 मिनट के लिए मेरा अच्छा टेस्टिमोनियल आप देना। मैं है ना एक 3000 CR की एक बिल्डर लॉबी की कंपनी है जिसमें मैं कंसल्टिंग करता हूँ। तो उसमें जो मेन बंदा है ना, उसको मैंने उसको मतलब इतना मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे पहुंच गया हूं कि हम सुबह में साइकिलिंग पे भी साथ में ही जाते हैं। बंदा 3000 CR का चलाता है। और मतलब उसके घर पे कोई बेटी की कुछ होता है तभी मुझे बुलाते, इतना क्लोज। तो मैंने उनको बोला कि सर हर बार जब मैं फोन करूँ ना तो कैसे हो सर, फ्री हो सर, आ जाऊं, ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कस्टमर के सामने बैठा हूं और मुझे ऐसा रिव्यू देना, मतलब मुझे टेस्टिमोनियल के लिए कॉल करूं, तो मैं आपको ऐसे कॉल करूंगा, हेलो सर 2 मिनट के लिए फ्री हो क्या? तो आप समझ जाओ कि मैं कस्टमर के सामने, और आप तुरंत ही ऐसा बोलो, हाँ हाँ अल्पेश जी बताइए आपके लिए फ्री। सर आपके घर पे जो मैंने ये चीज लगाई थी उसका कैसा आउटपुट है, आप सेटिस्फाई हो? तो आप जरा सर अच्छा बोलना, मैं कस्टमर के सामने बैठा हूँ और ये कोई गलत नहीं है सर, अपने आपके प्रोडक्ट के बारे में, बराबर। सर्विस के तो बारे में। स्केप्टिसिज्म का सवाल है, जवाब है ये, बराबर है। अब दूसरे नंबर पे ना का जवाब है इनडिफरेंस, मगर मतलब कि वो सब चीज आपको मतलब रॉन्ग, आपको गलत साबित कर रहा है। सर हो ही नहीं सकता कि 15% रिटर्न आवे, हो ही नहीं सकता कि सर मेरा लाइट बिल 20% बचे, हो ही नहीं सकता कि सर ये है, आप गलत ही बोल रहे हो, हम भी इसी मार्केट में हैं, ये है वो, इस तरीके से आपको वो काट रहा है इनडिफरेंस, मतलब कि आपको वो बता रहा है कि आप गलत बोल रहे हो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि अब बात तो ईगो पे चली जाएगी, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं ही सही, वो बोलेगे नहीं नहीं मैं ही सही। तो यहाँ पे आप है ना उसको सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछो। ओपन क्वेश्चन मतलब क्या कि जिसमें लंबा बोलना पड़े कि सर आपको क्या लगता है इंडिया का भविष्य क्या है 5 सालों में, तो उसका जवाब लंबा है। सर आपको क्या लगता है कि लव मैरिज करना चाहिए कि अरेंज मैरिज करना चाहिए, इसका जवाब लंबा है। लेकिन सर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्लोज है ना, हाँ या ना। सर आपके घर पे मीटिंग रखेंगे, मेरे घर पे रखें, बराबर, इसको क्लोज एंडेड। तो इसको क्लोज एंडेड सवाल पूछना चालू करो कि सर जैसा कि आप बोल रहे हो कि 15% रिटर्न नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, ऐसा आप बोल रहे हो, सर मुझे ये बताओ क्या आप अपने पैसे को सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो? बोले हाँ। क्या आप चाहते हो कि बढ़े या नहीं बढ़े लेकिन ये पैसे जाने नहीं चाहिए? बोले हाँ। क्या आप चाहते हो कि आपके पैसे इस तरीके से रहे जहां पे आपको सेफ महसूस हो, जैसा कि LIC, HDFC इसमें? बोले हाँ। मतलब हाँ 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 करके जिसका जवाब हाँ या ना में ही होना चाहिए। क्या आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हो? हाँ। क्या आपको कोई बेटर डील मिले जिसमें बड़ा पैसा कमाने का मौका मिले तो आप करना चाहते हो? बोले हाँ। क्या आप ऐसा चाहते हो कि वो पैसा बड़ा हो या ना हो,
वो पैसे नहीं जाने चाहिए। बोले हाँ सही बात है। आपको क्या ऐसा लगना है ऐसा? तो हाँ 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 हाँ, मतलब हम छोटे थे ना तो वो खेलते थे पोपट उड़े, चकली उड़े, कागड़ो उड़े, फिर भैंस उड़े, तो बोले हाँ। तो इस तरीके से फिर लास्ट में उसको बोलो कि सर इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ होने वाला नहीं है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ। तो इन डिफरेंस का जवाब ये है। सर बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे हमारे बहुत सारे जो व्यूवर हैं जो हमें देखने वाले हैं, वो बिजनेस कैटेगरी से हैं। अब उनका दो तरह का बिजनेस होता है जिसमें उनको सेल्स दो तरीके से करनी होती है। या तो फील्ड पे जाके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे होलसेल हो, चाहे ट्रेडिंग हो, तो उनको फील्ड पे जाना पड़ता है या उनके कस्टमर वहाँ पर आते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो रिटेल का बिजनेस कर, जिनको काउंटर के अंदर रह के या कस्टमर उनके दुकान में आ रहा है उनको सेल्स करना। तो मुझे दो प्रोसेस जानना है। पहला, जो फील्ड पे जा रहा है उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए हाँ सेल्स का, और जो रिटेल के अंदर, जो दुकान के अंदर रह के सेल्स कर रहा है उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। अगर इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट में आप समझा सकते हाँ, ओके। क्या स्टॉलिंग? हैं। स्टॉलिंग मतलब सर मैं लूंगा तो आपसे ही लूंगा, अभी फोर्स मत करो। हम्म, बराबर है, मैं मुझे लेना ही है, हम्म, मेरा डन ही है, हम्म, लेकिन अभी नहीं। हम्म, अब इस केस में वो हाँ भी बोल रहा है और ले भी नहीं रहा है। हम्म, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो हम्म, मास्टर्स लोग, गुरु लोग ये बोलते हैं कि आप है ना थोड़ा सा लंबा वहां पे रहो, हम्म, स्टे लिटल लॉन्गर, हम्म, और कंटिन्यू बातें करते रहो और उसको बार बार पुश करते रहो कि नहीं नहीं सर, आज अपने को क्लोजिंग कर ही देना है। सर मेरे पास फिर क्या है कि ये फिर शायद ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे, सर ये कर दोगे। मतलब आप है ना लिटल लॉन्गर वहां पे रहो। और यहाँ पे लंबा ये है कि अगर मेरी ना खरीदने की चाहत अगर 80% है और आपकी बेचने की चाहत अगर 81% है तो बिकेगा। और और मेरी खरीदने की ना खरीदने की चाहत समझो 90 पे है और आपका 85 है तो नहीं बिकेगी। आपको ये एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप समझो कोई सब्जी लेने गए हो ना, तो कोई बोलता है कि आओ आओ ले जाओ ऐसा, मतलब लेके जाओ। अपने पर नहीं चाहिए, अरे लेके जाओ, अरे इतना में नहीं मिलेगा, घर के है, देसी है, ये है, रखना, ये है। तो अपने को लास्ट में क्या लगता है पता है? चल ले लेते चल हैं। यार ले लेते हैं। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं कि आप लिटिल लॉन्गर पुश करते रहो, मतलब आप छोड़ दोगे ना। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ सर मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, जब हम सेल्स करते थे तो सेल्स में मैं एक कॉल पे गया, और उस टाइम पे हमारा एक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम के लिए हम मिलने गए थे कंपनी को, और कंपनी का जो बंदा था वो मिलिट्री रिटायर्ड था। तो उनके साथ बैठे थे, पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, पूरा डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, और बात आई कि सर अब अपने फाइनल करते हैं। अब जब फाइनल करने की बारी आई तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, करते अपने फाइनल। उसके बाद क्लाइंट ने मुझे धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया, कि फ़ोन उठाने लगा बीच में, क्लाइंट को जवाब देने लगा, कुछ और काम करने लगा। तो मुझे समझ में आ गया कि क्लाइंट धीरे धीरे नेगलेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, बोला सर चेक लिए बिना तो नहीं जाऊंगा, हाँ, चेक तो लिए आज मैं हाँ लेकर ही जाऊंगा। देख हाँ और मैं तकरीबन आधे घंटे में उनके साथ बैठा रहा। बेटर। फाइनली इस बंदे ने नीचे से चेक बुक निकाला, चेक लिखा, वो है ना चाहता ही है कि आप थोड़ा सा उसको पुश कि करो। हाँ पुश करो, एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ। एग्जैक्टली वो 8% वो सेल्स में 8/73 सर्वे आता है कि 44% सेल्समैन है ना पहले ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं। हम्म, बराबर है हाँ, कि भाई कैसे दिए केले? हम्म, तो बोले 20 के 4। बोले 4? हम्म, मैं तो हमेशा 5 लेता हूँ, क्यों 4? ऐसा तब वो जब सेल्समैन होता है ना वो बोले कि सर क्या बात कर रहे हो 4 की, 2 दिन पहले तो 6 दिए थे, लेकिन आज मार्केट गर्म है, इसलिए वो जवाब देता है। फिर आप दूसरा ऑब्जेक्शन देते हो कि यार मैं तो हर रोज का बंदा हूँ, हर रोज तेरे पास ही लेके जाता हूँ। तो वो दूसरा ऑब्जेक्शन का जवाब देता है कि सर हर रोज है ना इसलिए 20 के 4 दिए, वरना आगे वाले को तो 30 के 5 दिए। फिर तीसरा ऑब्जेक्शन कि देना है कि नहीं देना, मैं जा रहा हूँ। तो वो फिर आपको बोलता है कि सर आप आगे कितने को भी पूछ के आओ, मेरे जितना भाव आपको नहीं मिलेगा, आगे मार्केट गर्म ही है। और फिर लास्ट में आप रुक के बोलते हो बोल लेना है, अभी बोल, अभी फाइनल। बोले सर फाइनली एक काम करो 40 के 6 ले लो। तो और वो बेच भी देता है। तो उसने है ना एंड तक आपको छोड़ा नहीं,
तो 44% सेल्समैन पहले ऑब्जेक्शन पे छोड़ देते हैं, 22% दूसरे पे छोड़ देते हैं, 18% तीसरे पे छोड़ देते हैं और 10% चौथे पे छोड़ देते हैं। ऐसा करके 92% हो गए। बाकी के जो 8% लोग हैं ना, वो पूरा मार्केट का धंधा अकेले ये 8% लोग लेके जाते हैं। वो क्यों पता है? वो गिव अप ही नहीं करते, वो बैठे ही रहते हैं। वो एकदम मतलब के, क्योंकि ये चीज शिव खेरा कहते थे अपनी बुक में यू कैन सेल में, कि जब आपको ऐसा लगे ना कि बंदा अब मतलब कि नहीं लेने वाला, तो आपके पास जो है ना वो सब डाल के आ जाओ। सही है। आप नाइफ लेके गए हो, आप भाला लेके गए हो, आप तलवार लेके गए हो, आप बंदूक लेके गए हो, आप AK-46 ले गए और आप तोप लेके गए हो, बोले सब मार के आ जाओ, क्योंकि अब वो आपको मिलने वाला नहीं है, तो सब खत्म करके ही आओ। बराबर। तो कहने का मतलब है कि वहां पे बैठे रहो, थोड़ा पुश करते रहो और थोड़ा सा ब्लंट हो जाओ कि अब तो वो मिलने वाला ही नहीं है आपको। बराबर। तो ये स्टॉलिंग का जो मैंने जवाब दिया वो ये है। और इन सब से स्टेप्टिसिज्म का को भी हैंडल कर सकते हैं, इंडिफरेंस को भी हैंडल कर सकते हैं, स्टॉलिंग को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हैंडल किसको नहीं किया जाता है? 5वें नंबर पे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है पता है? सवाल ही नहीं है, एक्सक्यूजेस है कि सर सोच के बताऊंगा, फोन करता हूँ, बेबी से पूछ ले। हाँ पैसे नहीं है, बराबर है, थोड़ा मुझे भाई से पूछना पड़ेगा, मुझे ये करना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन का कोई जवाब नहीं होता, उसको हैंडल करना पड़ता है। और ऑब्जेक्शन के पहले नॉर्मली एक्चुअली आता है कि एक्चुअली क्या है सर, कि ऐसा। तो जब एक्चुअली आए ना, तो आप समझ जाओ अब गोली आने वाली, और गोली आप पहले सुन लो, लेकिन यहाँ पे आप उसको हैंडल करो। जैसे कि उसने बोला कि सर एक्चुअली क्या है सर, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो उसका क्या जवाब है? जैसे कि हम छोटे थे तो टीचर पूछते थे कि क्यों नहीं आया था कल? टीचर पेट में दर्द था। तो क्योंकि पेट में दर्द का तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, गिर गया था तो कहाँ लगा, बराबर है, ऐसा है। पेट में दर्द का तो अब इसको हैंडल करना पड़ता है कि पैसे नहीं है, तो आप उसको आगे पूछो कि सर पैसे नहीं है, इस चीज को आप खत्म करना चाहते हो, ये सेंटेंस को अब कितने टाइम तक और बोलना चाहते हो, आपके बच्चों के पास, बराबर है, इसको खत्म करना चाहते हो, इसीलिए तो मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, बराबर है। सेकंड नंबर पे आप उसको बोल सकते हो कि सर आपको कैसा फील हो रहा है मुझे बताते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा। फिर बंदा बोलता है कि भाई सोच के बताऊंगा, सर ऐसा तो नहीं है कि मेरे जाने के बाद आप यही टॉपिक के ऊपर 24 घंटा सोचते रहोगे, जो सोचना है अभी सोच लो। मतलब स्मार्टली हैंडल पर करना हाँ, पड़ता है। स्मार्टली हैंडल करना सर, पड़ता है। एक गलती मैं देखता हूँ जो सेल्समैन अक्सर करता है कि उसके पास ना जब ऑब्जेक्शंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, या जब वो क्लाइंट बोल देता है कि मैं आपको फ़ोन करता बताता हूँ, तो उसकी बातें ख़त्म हो जाती है। मतलब उसके पास बातें ही नहीं रहती है कि वो और बातें कर सके दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो कभी कभी जब हम सेल्स ट्रेनिंग करते हैं तब इसमें भी बताते हैं कि भाई आपके पास जनरल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है सेल्स के साथ साथ, कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है। आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना शुरू किया, जैसे आपने बताया स्टॉलिंग के टाइम पे एक क्लाइंट ने आपको ऐसा जवाब दिया, ठीक है, तो अब उस टाइम पर आपके पास मानो कि उसने मना कर दिया, अब आप स्टॉलिंग के टाइम में बताया कि भाई आपको थोड़ा टाइम वहाँ बैठना चाहिए, तो बैठ के करे क्या? उनके पास कुछ बात करने का टॉपिक ही नहीं होता है, नॉलेज ही नहीं होता है। और मैं कई बार सेल्समैन को ये चीज़ सिखाता बताता भी हूँ कि आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बैठ पाओगे। नहीं तो क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई मुझे अभी नहीं लेना है, तो आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, और वहीं पर आपका सब कुछ जितनी मेहनत थी खत्म। सही बात है, आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड, मेरा जो अनुभव है वो ऐड करना चाहूँगा। देखो सर, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी या कोई भी प्लान या कुछ भी जो है ना, वो बाद में आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आप, दूसरा आपका बिहेव, पर्सनालिटी, कि बंदा अच्छा है, जेन्यून है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा हेयर किया है, अच्छी वाइब्स आ रही है, और तीसरे नंबर पे हाउ यू टॉक विद द पीपल, किस तरीके से आप बात करते हो ना, वो बहुत मायने रखता है। एक सब्जी वाली जो 500 ग्राम भिंडी 60 रुपए में देती है, उसी के बाजू में सेम सब्जी वाली 500 ग्राम भिंडी 50 रुपए की देती है। आपको पता है
कि गीता बेन 60 रुपए की देती है और बाजू वाली बेन जो है वो 50, लेकिन आप गीता बेन के पास ही जाते हो, पता है क्यों? क्योंकि जब आप जाओगे ना तो गीता बेन बोलेंगे, ओहो अल्पेश भाई आ गए। लास्ट टाइम जब आप आए थे ना वो आंबा अरहर लेने के लिए, आपके बेटे क्या बुखार था तब, मेरे पास नहीं थी, उस दिन से मैं लेके आपके लिए रख रही हूँ, आज आप लेके ही जाना क्योंकि बिगड़ने वाली नहीं है। और दूसरा क्या चाहिए जब, और यहाँ पे भी और एक प्लस, आओ आओ अल्पेश भाई, ये जो इंसान का सबसे पसंदीदार शब्द जो है ना उसका नाम है, कैसे हो सर, और कैसे हो विशाल सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यही जवाब है मेरा वो वाले सवाल का। कौन सा? आपने पूछा सर रिटेल को कैसे हैंडल करना है और उसको कैसे हैंडल करना है। देखो सर होता ये है कि आप अननोन हो, मैं अननोन हूं, मैं रिटेल की शॉप पे जा रहा हूँ, मैंने वहां पे जाके बोला कि सर ये कंपनी से आया हूं और मैं आपके साथ वो करना, तो लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? सीधा जाके मैं ये कंपनी से आया हूं और सर यहाँ पे ये है और बातें ही चालू कर देते। आप वहां पे दूसरा, मैं इतने लोगों को मार्केट में मैंने देखा है, बहुत सारी कंपनियों की, या तो वो कंपनियों की टी शर्ट पहन के चले जाते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, या तो वो कंपनियों की टी शर्ट पहन के चले जाते। एक कंपनी है धोनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर है, नाम नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ उसकी 56 लोग ऑफलाइन में थे और करीबन 108 लोग टोटल थे, बाकी के जूम में थे। वो कर रहे हैं और वो सब अपनी टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं और टी शर्ट की क्वालिटी थोड़ी लो है। अब मैं ट्रेनिंग, ऑनर नहीं था, ऑनर बैठा हुआ था, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग देने के बाद, ये सब करने के बाद दूसरे दिन जो है ना, मतलब मेरे नेक्स्ट मंडे ऐसा 4 मंडे की ट्रेनिंग, नेक्स्ट मंडे में उसका जो हेल्थ सेल्स हेड है ना, वो बोले सर आपने यार उस दिन हमारे टी शर्ट के लिए ऐसा बोल दिया, तो सर टी शर्ट पहन के मतलब क्या कहाँ पे दिक्कत है, ये लोग तो फिर मैंने कहा मैंने उनको ये बोला है कि सेल्स कॉल पे जाए ना, देन यू मस्ट हैव टू बी इन अ ड्रेस कोड। और हमारे गुरु, मेरे गुरु ऐसा कहा करते थे कि सेल्स कॉल पे जाओ ना तो मस्ट बी अ वाइट शर्ट, बराबर है। दूसरा सेल्स कॉल पे ऐसा मेरे गुरु बोलते थे कि सुबह में 10 बजे कॉल है, दोपहर में 2 बजे कॉल है, शाम को 5 बजे कॉल है, तो बोले जितनी बार कॉल करने जाओ ना उतनी बार सेविंग करने की और उतनी बार कॉम्ब करने का। बोले आपको ऐसा ही कॉल लगना चाहिए बंदे को कि ये बंदा देखो कितना ग्रूमिंग में है। अगर पीछे जो अगर सवाल आए ना, क्या गारंटी है तुम्हारी प्रोडक्ट चलेगी, क्या हो है, तो इसका मतलब क्या है पता है? आप उसको पसंद नहीं आए। एक्चुअली सर हम जब यूट्यूब पर कभी कभी जब सेल्स की वीडियो डालते हैं कोई ट्रेनिंग की, तो नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं कपड़े पहनने से या कपड़े अच्छे पहनने से, अपनी पर्सनालिटी बेटर बनाने से, इससे सेल्स का क्या लेना देना है? कस्टमर को प्रोडक्ट तो खरीदनी है, तो आपकी पर्सनालिटी या आपके कपड़े या आपके परफ्यूम से उसको क्या लेना देना? तो कई बार ये क्वेश्चन जब आता है तब समझ में आता है कि अभी भी लोगों को सेल्स का मतलब सिर्फ इतना पता है कि भाई प्रोडक्ट बेचनी है, प्रोडक्ट से पहले वो आपको खरीदता है, ये अभी भी आपको नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटी आपकी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू बढ़ाती है। कई बार सर कुछ कस्टमर्स, कुछ सेल्समैन ऐसे आते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी से आते हैं, लेकिन उनसे कई बार कस्टमर नहीं खरीदता है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनसे नहीं खरीदता है। लेकिन उसी कंपनी से कोई दूसरा बंदा आता है जो वेल पर्सनालिटी मेंटेन करके आता है, उससे खरीद लेते हैं। तो सवाल कहाँ है? पहली बार भी प्रोडक्ट तो वही था ना, कंपनी तो वही थी, फिर आपने क्यों नहीं खरीदा? तो पर्सनालिटी मैटर करती है। हाँ, अब इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। उसमें ये है 100 लीड्स का जो बाइफरगेशन क्राइटेरिया है, जेफरी गिटोमर ऐसा बोलते हैं, 3% लोग है ना वो लेने ही वाले हैं, 7% लोग ओपन टू बाई है। थोड़ा सा पुश करेंगे तो हो जाएगा। हाँ दिखाओ तो सही। 30% लोग लेना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं, 30% लोग लेना नहीं चाहते हैं और बाकी के शायद 22% लोग ऐसे हैं जो फ्री में भी नहीं लेना चाहते। ऐसा एक सर्कल है। मतलब 3% लेना चाहते हैं, 7% ओपन टू बाय है और 30%
जो है वो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। अब आप जब जा रहे हो और वो 3% वाला बंदा है ना, तो उसको कोई लेना देना नहीं है सेल्समैन के साथ, आपकी पर्सनालिटी से। उसको लेना ही है। मतलब कोई भी उसको 2 दिन पहले हम्म, मेरी एक 8 बजे एक मीटिंग चल रही थी, मेरे मैंने दोस्त का नाम बोला, उन्हीं के साथ। अब उसको 9:30 बजे है ना एक शादी में जाना है, और 8 से 9 मीटिंग थी। 9 बजे बाद वो इशारा करने लग गया, मुझे अल्पेश जी जाना है, लेकिन जब तक क्लोज ना हो तब तक तो चल, तो 9:20 9:25 हो गए। फिर जैसे ही हम वहां से निकले कैन के पास से, बोले अल्पेश भाई मुझे फटाफट जाना पड़ेगा, और एक बार पेंटालून या जो भी खुला है ना उसमें मुझे चला जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले सर मेरी वाइफ ऑलरेडी 3 घंटे से मैरिज में है, और मुझे जाना है, और मैं अब घर पे नहीं जा सकता हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, मैं कहीं से भी कुर्ता ले लेता हूँ, जीन्स तो है ही। तो अब उसने, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि सर मेरे ख्याल से राजू इंडिया में आप चले जाओ, मैंने ऐसा बोला। बोले सर कोई भी जगह पे अगर आज तो टैग टैग के ऊपर अगर डबल बोले ना तो भी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन मुझे तो ऐसे 3% लोग होते हैं जिनको लेना ही लेना ही है। तो वो लोग तो वो क्या बोलते हैं पता है, इससे बंदे का क्या लेना देना। लेकिन आप बात को समझो, बाकी के 7% लोग और बाकी के 30% लोग है ना, वो लोग पहले आपको खरीदते हैं क्योंकि वो ओपन टू बाई है, बराबर है। और यहाँ पे सर मेरा अनुभव हमेशा ये कहता है, हमेशा प्रोडक्ट और कंपनी के पहले आप आपकी वाइब्स मतलब ये बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली। मेरा 20 साल निकल गया उसके ऊपर। वाइब्स मतलब आप अंदर क्या सोच के जा रहे हो प्रेजेंटेशन में, अंदर ये सोच के जा रहे हो क्या टारगेट कुछ भी करके पूरा करना है, या कुछ भी करके उसको लाना है। आपको क्या लगता है कस्टमर को पता नहीं चलता? उसको सारी वाइब्स आ जाती है, सारा उसको पता ही चल जाता है आपका इंटेंस। वो खड़ा रखते, यार वो दुकान चला रहा है, वो आपको, आप जब बात कर रहे हो ना तभी उसको स्मेल आ जाती है कि ये क्यों आया हुआ है। और तीसरे नंबर पे हाउ यू बिहेव। मैं दुनिया बहुत सारे लोग मुझे कि सर ये एक एक्स कंपनी आई है, ये एक वो आई है, मैंने कहा वो सब जाने दो, पहले उनका प्रमोटर्स को मुझे बताओ। मैं प्रमोटर्स को देखता हूँ, उनकी माइंडसेट को समझता हूँ, उनकी थॉट प्रोसेस को समझता हूँ, क्योंकि एक 4 कलर पर्सनैलिटी टाइप करके एक बहुत बड़ा मेरा फुल डे का एक कोर्स है जिसमें मैं पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करता हूँ। तो मैं वहाँ पे समझता हूँ बंदा कि वो बंदा किस थॉट प्रोसेस से उसने चालू किया है। मतलब आप दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में रख दो, क्या बेस्ट प्रोडक्ट होने से चलेगी? नहीं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिसके पास बेस्ट प्रोडक्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन बंदा इतना, इसका इंटेंट जो उसका, जो जैसे कि गांधी जी है, वो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को कन्विंस नहीं किया कि तू आजा प्लीज, सरोजिनी नायडू को कन्विंस नहीं किया तू आजा प्लीज अपने दे, वो खुद लग गए। और वो इस उनका जो अंदर का इंटेंस इतना क्लियर था, इतना पाक था, इतना वाइब्स क्लियर थे, तो लोगों ने अपना, सरदार वल्लभ भाई मतलब उस जमाने में बैरिस्टर हुए हैं 1911 में, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से। वो बोल रहा है कि मैं आज से खत्म और मैं तुम्हारे साथ। वो क्यों? क्योंकि इस बंदे का इंटेंस बहुत, इसका वाइब्स बहुत खतरनाक है। तो दूसरे नंबर पे सर वाइब्स आती है, और तीसरे नंबर पे हाउ यू टॉक। आपका एक जेंटलमैन इंसान जिसको बोला जाता है ना जेंटलमैन, वो जेंटलमैन इंसान जब बोलता है ना तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है, मजा आ गई। कैसे हो भाभी जी? सर आप तो दोपहर में भी काम पे ही काम ही कर रहे हो, तो आप खाते कब हो सर? ये करते हो वो करते हो। जब इस तरीके से जब बात की जाती है ना तो सामने वाले को लगता है कि कितना बढ़िया बोल रहा है यार, कितना मस्त बंदा है। तो ये सीखना पड़ेगा सर। बॉडी लैंग्वेज की विंसी पेसी की एक किताब है 300 पेज की, उसके ऊपर अंदर वो यही बातें करता है कि सर तुम्हारी प्रोडक्ट और पर्सन और कंपनी मायने ही नहीं रखती। प्रोडक्ट तो ऐसी ऐसी मैं प्रोडक्ट दिखा दूं तो कि आपको लगता है कि ऐसी प्रोडक्ट तो मार्केट
को हिला देना चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी उनका मैटर। इंटेंट, उनका इरादा, उनकी वाइब्स और अंदर से कपटी इंसान होते हैं, अंदर से गलत इंसान होते हैं, तो सर वहां पे रिजल्ट नहीं आता सर। जैसे हम तो जानते ही हैं सर, बीइंग ए सेल्स पर्सन, कि सेल्स एक बहुत ही प्योर, कहते हैं ना, सेक्शन, हम्म, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर प्योर आदमी ही सक्सेस होगा। और जैसे कि हम सेल्स में ये चीज़ बताते हैं कि आज लगभग लगभग सेल्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सब सक्सेस नहीं होते। 2% 3% का ही रेशो है, बाकी 90% जो है वो स्ट्रगल करके ही रह जाते हैं। उसका रीज़न भी जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो रीज़न कहीं ना कहीं माइंड सेट आता है कि भाई एक सेल्समैन जो होता है वो कई बार बेचने के टाइम जब जाता है तो उसका माइंड सेट यही रहता है, मुझे पैसे लेने हैं। और सामने वाले बंदे को आपकी नीयत समझ में आ जाती है, और वो आपकी नीयत के हिसाब से फिर आपको वो इग्नोर कर देता है, या आपको किसी ना किसी ऐसे प्रॉब्लम या एक्सक्यूज में डाल देता है कि आप वहाँ से चले जाते हैं। तो आज ये 98% जो सक्सेसफुल नहीं है, जो सेल्समैन है, क्योंकि आज जितनी भी कंपनियां हैं बिना सेल्समैन के तो चलेंगे नहीं। हर कंपनी में सेल्समैन है, हर कंपनी को ग्रो करने के लिए सेल्समैन चाहिए, लेकिन वो उसमें जो सेल्समैन काम कर रहे हैं वो लोग एक गलत माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो उनको कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहिए ताकि वो लोग भी 2% या 3% सेल्स में आ सके, जो लोग अपनी इंडस्ट्री या अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो जो लोग सेल्स में हैं लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपना माइंडसेट क्या बदलना चाहिए? देखो, 4 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। हम्म, किताब है फोर्थ माइंडसेट करके, आप हम्म, पढ़ना। पहला माइंडसेट ऐसा होता है जिसको है ना फेल्यूर माइंडसेट बोलते हैं, हम्म, कि बंदा है ना हम्म, अपने आप की सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव वो करता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हम्म, मैं ही ऐसा क्यों रह गया, हम्म, बराबर है, कब हो पाएगा मेरे से, हम्म, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और वो जब ये थॉट प्रोसेस में चला जाता है तो अपने आप को आइसोलेटेड कर, हम्म, वो लोगों से मिलना बंद कर देता है। हम्म, वो फिर जबरदस्ती फिर जाता है, लेकिन यही माइंडसेट से जाता है कि होने वाला तो मेरे से कुछ है नहीं, हम्म, मैं जाके देखता हूँ। वो माइंडसेट वाला बंदा कभी आगे नहीं आ सकता। पहला फेलियर माइंडसेट। पहला माइंडसेट, बराबर है? नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन पहला फेलियर। सेकंड नंबर का माइंडसेट वाला बंदा ये है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना तब मुझे स्पॉन्टेनियसली लगा, लेकिन वो नाम मैं भूल गया। सेकंड नंबर पे जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ऐसा है कि वो बंदा नेगेटिव है, उसको उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे से काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हल्की स्किल है जिससे वो कुछ भी करके मार्केट में से थोड़े थोड़े रिजल्ट लाके मतलब काम कर रहा है लेकिन काम, नेगेटिव है। हाँ, मतलब काम कर रहा है, उसके पास एक हल्की स्किल है हम्म, जिसकी बदौलत वो कुछ भी करके रिजल्ट थोड़ा थोड़ा ला देता है, लेकिन ज्यादातर वो नेगेटिव सोचता है। तो ये सेकंड नंबर का माइंडसेट है। हम्म, तीसरे नंबर का माइंडसेट ऐसा है कि वो बंदा क्या है कि बस मेरा इतना हो जाए ना सेटिस्फाइड। तो मैं मेरा बस मुझे चलते रहना चाहिए, हम्म, बराबर है। मैं क्या बोलते हैं कि अ, निकाला इतना जाए। मेरा हो जाए, मैं यहाँ तक पहुँच जाए, मैं उसके मतलब आगे आ जाए तो ठीक है, लेकिन लेकिन इतना मेरा हो जाए ना। और है ना सर, ऊपर के दो से खतरनाक ये वाला है, अच्छा। अगर आपके ग्रुप में ऐसे बंदे हैं ना तो हम्म, आप कभी भी आगे नहीं आ पाओगे। हम्म, आगे वाले दो बंदे को तो काउंसलिंग किया जाए ना तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये है ना सेटिस्फाई, ये हम्म, सबसे गलत माइंडसेट है। और चौथे नंबर पे माइंडसेट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। हम्म, और ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट वाला बंदा है ना, वो ये है कि वो हमेशा तैयार रहता है। वो आपको शायद पता हो, वो 6C प्रोसेस, हम्म, करेज, हम्म, क्लैरिटी, हम्म, कॉन्फिडेंस, हम्म, कंटिन्यूटी, हम्म, बराबर। वो 6C प्रोसेस में हमेशा लगा रहता है। 6C प्रोसेस वो कभी भी, आपने सर वो हु मूड माई चीज पढ़ी होगी, जी। जिसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है तो स्नीफ एंड स्करी नाम के वो दो दो चूहे होते हैं, वो गले में हम्म, वो अपना शूज लटकाए हुए होते हैं, खाना हर रोज आते हैं, हम्म, गले में शूज लटकाते हैं और खाना खाते हैं और हम्म, शाम को चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन आके देखते हैं कि खत्म। यहाँ पे तो मेरा चीज है ही नहीं, तो हम्म, वो लोग रोते नहीं है, हम्म, अपने शूज निकालते हैं, पहनते हैं और चले जाते। तो ये चौथा वाला माइंडसेट वाला बनता है कि जो बंदा हमेशा हमेशा
फाइट कर, मतलब हमेशा ओपन माइंडेड है कि भाई मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपने जो 20 साल 25 साल मेहनत की होती है ना, वो एक रात में कोई गलती की वजह से टूट सकती है, लेकिन जब वो टूटती है तो आप है ना, रोने से अच्छा दूसरी ही मिनट पे लग जाओ काम में, क्योंकि ये टीम आप ही ने बनाई थी, बिल्कुल ये सही। काम आप ही ने किया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है ना सर, वो आता है आप जब अपने आप से वो सेल्फ टॉक करते हो कि आई एम द बेस्ट। वो आपने शायद ब्रूस ली का वो 5 जी सेंटेंस जी सुने जी होंगे जी कि टुडे इज माय डे, हाँ, आई एम बेस्ट, आई गॉड कैन विज डू विद इट, मी। आई एम अ चैंपियन। वो तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट ब्रूस ली से फिर मोहम्मद अली, फिर ये जो जितने भी लोग हैं वो लोग, आप एक बार करके देखो। ये माइंडसेट ऐसा है कि जिससे है ना आप कोई भी विपरीत परिस्थितियों में से बाहर, मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक सर जो मैंने माइंडसेट देखा है सेल्स में, हम्म, अक्सर का जो सेल्समैन होते हैं वो अपने आप को ग्रूम नहीं करते, अपने आप को ना वो कहते हैं ना लर्निंग मोड में नहीं डालते। जैसे आपने ये शुरुआत में एक बात कही कि भाई किसी भी सेल्समैन से पूछो लास्ट किताब आपने कौन सी पढ़ी, तो बोलते हैं अभी तो ऐसा कोई करेगा पढ़ी नहीं। ऐसा, और जब हाँ, ऐसा करेगा ना ऐसा, तो हम्म, समझ जाओ झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल। और लगभग लगभग सर मैं बहुत सारी जगह पर ये बताता हूँ कि यार आज लगभग हर साल इतनी सारी किताबें प्रिंट होती है, इतनी सारी किताबें छपती है, इतने सारे लेखक, इतने सारे ऑथर किताबें लिखते हैं सेल्स के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर, हम पढ़ते ही नहीं। और जब पूछो आप क्यों नहीं पढ़ते, मुझे सब पता है। हम्म, ये जो माइंड सेट जो बना है कि मतलब हम गुजराती में इसको एमबीए कहते हैं, हम्म, मैंने बधु आवड़े, तो ये माइंड सेट के कारण लोग है ना सेल्स में ग्रो नहीं हो रहे। आज कहा जाता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में या कभी भी जितने इतिहास में देखें तो जितने भी बिजनेसमैन हुए, जितने भी हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए, कहीं ना कहीं उनमें से 90% लोगों ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। तो वो लोग अपनी लाइफ में इतना ग्रो हो गए सेल्स में ग्रो होते होते, तो यार आप भी तो हो सकते हो, लेकिन कम से कम आप अपने आप को ग्रो तो करो। तो फाइनली हम इस पॉडकास्ट में एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट अगर एक सेल्समैन को अपने आप को 2% की कैटेगरी में लेकर आना है जो हाईली सक्सेसफुल सेल्समैन है, उसके लिए क्या? हाँ। अब 2 सवाल एक साथ आ गए, मैं आगे वाला सवाल का जवाब देता हूँ, फिर ये लास्ट सवाल का जवाब देता हूँ। देखो, आपने बोला कि एमबीए मुझे सब आता है वो, हम्म, तो है ना, देखो सर, स्किल और विल 2 चीज है। एक बंदा है जिसके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है, हम्म, एक बंदा है जिसके पास विल नहीं है स्किल है, हम्म, एक बंदा है जिसके पास स्किल भी है विल भी है, और एक कहता है जिसके पास स्किल भी नहीं है विल भी नहीं है। राइट। ओके, ये 4 बंदे मार्केट में मिलेंगे। हम्म, अब स्किल भी नहीं है विल भी नहीं है, उस बंदे को हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। बराबर है? स्किल है लेकिन विल नहीं है, वो एमबीए वाले हैं। हाँ, कि स्किल है लेकिन विल नहीं है, और वो क्या बोलेंगे पता है, ये नहीं हो सकता, हम करके बैठे हैं, ये दाढ़ी ऐसे ही थोड़ी ना ऐसे बढ़ाई है, बिल्कुल। तुम क्या समझोगे, तुम जब छोटे थे तब तो हमने काम करना चालू कर दिया था। ये स्किल है, चाहे तो रात को आपको बेच दे, लेकिन बेचना चाहते नहीं, नहीं है, बेचना नहीं, सही बात। बराबर है? और वो हमेशा आपको आपको मतलब कि कैसे नहीं चलेगा, उसके कैसे ये, कारण देते हाँ, रहेंगे। कैसे ये आपका काम नहीं चलेगा उसका कारण देते रहे। तो एक ऐसे लोग, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, स्किल नहीं है लेकिन विल विल है, है। वो क्या करेंगे पता है सर, ये कैसे हो सकता है सर, इसके लिए मैं क्या करूं सर, आपने बैठे क्या ये समझने के लिए, सर मैं घर पे आ जाऊं क्या, सर कल जल्दी आ जाओगे क्या आप? ऐसे बंदे जो है जिसको करना आता नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, आपको हमेशा ऐसे लोगों को ही ढूंढते रहना है। जिनको करने तीसरे की है, इच्छा है। स्किल भी है विल भी है, वो आपके और मेरे जैसे। मुझे हम्म, आज तक नहीं पता 20 सालों में मुझे किसी ने फोन किया कि तू तेरी जिंदगी में क्या करना चाहता है। हम्म, लगे हैं अपने तो बिल्कुल। सुबह में, मैंने भी हमारा, हम मतलब मोदी जी जो है उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, तो मैंने भी नहीं ली भाई। समझ में आ गया? तो बिल्कुल ऐसा सही। है कि अपने भी लगे पड़े हैं, और एक स्किल भी नहीं है विल भी नहीं है, तो उसको साइड पे रखते हैं। स्किल है लेकिन विल नहीं है, उसको भी साइड पे रखते हैं। ये तो अपनी तरीके से लगे हुए। आपको, आपकी टीम में स्किल नहीं है
पर व्हील है। व्हील है। आपने शायद नाम सुना होगा वॉलमार्ट, हम्म, सैम वॉल्टन, हम्म, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका सिर्फ एक ही फेवरेट कोट है हम्म, कि आई हंट द टैलेंट। हम्म, मैं बिल्कुल सही। एक ही काम है मेरा, बंदे को ढूंढता हूं, हम्म, उसकी ऑपरेशन करता हूं और उसको काम पे लगा। काम पे लगाता हूं। तो बिल्कुल ये सही। तो आपको है ना, आपकी टीम में अगर ऊपर वाले बंदे हैं ना, उसको वीआरएस दे के हम्म, उसको बोलो कि सर आप तो महान हो, आपने हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके आ गए, आपका अनुभव रहेगा, आपके नंबर की तख्ती हम रखेंगे, ऐसा करके जाने आप दो। जाने दो। और यहाँ पे भी एक बात बताता हूँ कि आप मत ऐसा करो, इसके लिए अच्छा। डेडिकेटेड काउंसलर होते ही है, उसको हायर कर लो, उनको सबको भेजना है भाई घर पे। आपने शायद सुना होगा महिंद्रा की, अगर आप ऑटोबायोग्राफी महिंद्रा की कहानी देखो, तो जब केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा अपने दोनों 1994 में आए थे ना, तो उसने देखा कि भाई क्या चल रहा है ये, तो उसने पहले सब बुढ़ाओं को निकाल दिया और एक 10 साल का उन्होंने एक टारगेट बनाया 1994 टू 2004, जिसमें उन्होंने ये दो वो लोगान और ऐसी 2-3 गाड़ियां जो कि फिर 2000 राइज ऑफ इंडिया, राइज ऑफ महिंद्रा, ये आप देखना, आपको पता ही है। 2004 से 2014 का एक 10 साल का कैंपेन बनाया, 2014 से 24 का बना, और 24 के बाद तो ऐसे लग गए हैं अभी कि ऐसा लग रहा है कि ये खत्म ही हो जाएगा, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर वो ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो स्किल है लेकिन विल नहीं है ना, उसको जाने दो। स्किल नहीं है, विल नहीं है, वो तो आप जाने ही दोगे। इन वाले बंदे को, ये वाले स्किल और विल वाले बंदे को, ये वाले बंदे के साथ लगाओ और उसको बोलो आगे बढ़ो। और आप पीछे एज अ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हमारे 3 काम होते हैं। नंबर 1, सही जगह पे सही बंदे को रखना, हायरिंग द पीपल, कि कहां से क्या है। दूसरा, उस बंदे को स्किल देना, क्या घट रहा है। और तीसरा, रेगुलर ट्रैक करना कि क्या हो रहा है। ट्रैकिंग भी नहीं हो रहा है तो भी काम है, बस आपका काम है ना सैम वॉल्टन की तरह बाहर रह के यही होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा बंदा होना चाहिए। बराबर है। ये रोहित शर्मा ने टीम बनाई, इसका अप्रोच क्या है कि ये बंदा यही काम करेगा, बस ऊपर वाले ओपनर यही करेंगे, वो यही करेगा, वो यही करेगा, वो यही करेगा। तो दैट इज वाई द टीम कल्चर एक बनता है। ओके, लास्ट एक सवाल आपने मुझे पूछा था, एक ये उसके किसी को 2% में अगर जाना है सेल्समैन को, 98% में से 2% में देखो सक्सेसफुल उसके बनना, लिए है ना, उसके लिए अपना खुद का एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। जेफरी गिटोमर की किताब है सेल्स मैनिफेस्टो, उसके अंदर वो है ना 20 पॉइंट फॉर्मूला बताता है कि मैंने एक कॉल किया, उसका 1 पॉइंट, कॉल करके अपॉइंटमेंट ली तो 2 पॉइंट, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन दिखाया तो 3 पॉइंट, और सेल्स कॉल करके प्रेजेंटेशन दिखा के चेक उठाया तो 5 पॉइंट। तो इस तरीके से मिलके 20 पॉइंट होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 4 चेक ही उठाओ, आप 20 कॉल कर दो ना, उसको भी 20 पॉइंट बोलते हैं। अब ये 20 पॉइंट हो गए ना, तो ही आपको अपने घर पे जाने का। मतलब डेली का मेरा कम से कम एक टारगेट मुझे फिक्स करना है कि इतना काम तो मुझे करना हाँ, ही है। हाँ, ओके, ये एक काम हो गया। दूसरा काम, एक 10 टास्क की, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसा 10 काम की एक लिस्ट बना लो। हर रोज 10 पॉइंट अपने आप को रात को 10 बजे दे देंगे, और वो काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 टास्क, ये 10 टास्क होगा, और यहाँ पे 31 दिन, मतलब यहाँ पे आएगा फरवरी 2026, तो 30 दिन हो गए। यहाँ पे आ गया टास्क 1 2 3, वो तो पहली दिन में मैंने पहला नंबर टास्क किया तो 1 मार्क, दूसरे नंबर टास्क किया तो 1 मार्क, तीसरे नंबर की नहीं तो 0, इस तरीके से पूरा मार्क्स। ओके, तो ये सीट बनानी। अब 1 से लेके 10 टास्क क्या है, तो 1 से लेके 10 टास्क के पहले नंबर का टास्क कि आपने सुबह में कितने बजे उठे, और उठने के बाद पहले 1 घंटा है ना सर, अपने हेल्थ के ऊपर दे दो। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो ना, तो कितना भी आप देखना, मतलब जो लोग जल्दी उठते हैं ना, उसके मुंह पे तेजी कुछ अलग होता है, और जो लोग देर से उठते हैं, 10 बजे अंगड़ाइयाँ लेके मार्केट में जाते हैं, उसको वो ढीले ढाले ही रहते हैं। तो आपको हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो समझो 1 घंटा हेल्थ का दे दिया। उसके बाद टास्क नंबर 2, 1 घंटे का अपनी फील्ड का स्टडी,
वो दे दिया। तीसरे नंबर पे आप निकलने के पहले आप अपने आप को एक 10 मिनट दे दो आइसोलेशन में कि आज मैं बेहतर करूंगा, आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं मेरा 100% दे के आऊंगा, रिजल्ट जो मिले वो, लेकिन मैं मेरा 100% दूंगा। ऐसा 10 मिनट। टास्क 3। टास्क 4 इज अ 9 to 1, जिसपे आप 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मिनट डेडिकेटेड कर रहे हो। टास्क 4। टास्क 5 इज अ लंच एंड फिर से 10 मिनट अपने आप के साथ बैठ के वो तलवार की धार तेज करने की, फिर से कुछ अपने के क्या मैंने ये 3 टास्क में क्या अच्छा किया, वो टास्क नंबर 5। 4 तो ये होगा, 5 है। टास्क 6 1 से लेके मतलब 2 से लेके 6 बजे तक, वो टास्क 6, इसमें भी आप मीटिंग, आपका जो काम है वो। टास्क 7 6 बजे के मतलब 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आप घर पे गए, उसके बाद घर पे जाके आपने अपने घर पे जाके जो भी आपके रिचुअल्स है होम के, आप घर पे फैमिली के साथ रहते हो, उसको भी टास्क में कंसीडर करो। क्योंकि मैंने ऐसा कोई बंदे को नहीं देखा जो 12-12 18-18 घंटे, ऐसा नहीं। आप फैमिली को भी, क्योंकि फैमिली से टाइम देने से बाकी का जो पीछे का 4 घंटा है ना, वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। सिर्फ आप अपने बेटे को आपकी गोद में बिठा के सिर्फ हक करो ना, क्योंकि वो है ना 100% पॉजिटिव एनर्जी वाला है, उसको डर नहीं है, उसको कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो जब आपके साथ बैठेगा ना तो वो आपको फिर से रीजनरेट कर देगा। ओके। उसके बाद 8वां नंबर का टास्क के शाम को मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया 100% अवॉइड, और उसकी जगह पे आपने आपकी फील्ड के लिए आप क्या नया पढ़ रहे हो या क्या नया कर रहे हो, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको आपका बेटा देखेगा कि पापा कितना काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना मोबाइल और वो छोड़ देगा। क्योंकि है ना, लीडर वो होता है जो कहता नहीं है, जो करता है और वो करता है। तो यहाँ पे 1 घंटा ये हो गया, बराबर। उसके बाद लास्ट वाला 2 काम हो, उसमें एक काम में, लास्ट वाले एक काम में पूरे दिन का रिपोर्टिंग और कल क्या करने वाला हूं उसका शेड्यूल, बराबर है। तो ये हो गया 9वां काम। और 10वां काम फिर से आधा घंटा नाइट के पहले आपका आइसोलेशन, जिसमें आप अपने आप को कि भाई थैंक यू गॉड, ग्रेटिट्यूड, जो फॉरगिवनेस, माइंडफुलनेस, जो करना है वो करो, और आज की शाम रात मेरी बहुत अच्छी हो, थैंक यू करके फिर आप तो इस तरीके से 10 का बना सकते हो, 12 का बना, मैंने 10 का बना, और मैं सब जगह पे 10 का इंप्लीमेंट करवाता हूँ। और ये 10 आपको होने चाहिए, उसका रिपोर्टिंग कर लो, सिंपल। अगर इस तरीके से आप करोगे ना तो आप 100% अपने आप को ग्रूम कर ही पाओगे। लेकिन लोग है ना, ये ग्रूम करने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बराबर है। बराबर, कुछ भी चीज जब तक बीज फटता नहीं है ना तब तक उसमें से पेड़ नहीं निकलता, जब तक आकाश फटता नहीं ना तब तक उसमें से वो नहीं निकलता, जब तक जमीन फटती नहीं ना तब तक, हर चीज जब टूटती है ना तभी सर्जन होता है, और हम टूटना ही नहीं चाहते। और अगर किसी भी इंसान को इसमें 2% में आना है तो जैसे आपने बताया कि टूटना पड़ेगा, बस यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज़ होती है कि पहले आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, तब आप ये चीज़ें करो। क्योंकि आज हमने जितनी चीज़ें डिस्कशन की, ये सब चीज़ें करने वाली हैं और हर इंसान कर सकता है, लेकिन करेगा वही जिसको कुछ चाहिए। अधिकतर जैसे आपने बताया 4 तरह के माइंडसेट वाले सेल्समैन होते हैं, उसमें अधिकतर जो लोग होते हैं ना, मेरा चल रहा है ना, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि मेरे को निकाला ना जाए, बस मैं वो इतना सबसे खतरनाक लोग हैं वो। अगर आपके ग्रुप में ना तो आपको कुछ नहीं करने देंगे। हाँ, पहले वाले 2 तो कुछ करने भी देंगे। हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई इनको ना सेटिस्फेक्शन है कि मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरे को निकाला ना जाए, बाकी मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। एक हाँ, कोई सवाल है? नहीं सर, मेरा सवाल खत्म। अगर आप हाँ, मैं एक लास्ट में मेरी तरफ से कुछ आपको कुछ ऐसी बातें जो मेरी लाइफ का निचोड़ है, जो समझने में मुझे 21 साल निकल गए सर। और ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सर देखो, आप है ना, मार्केट में ऐसा कहते हैं कि एवरी थर्ड पर्सन सिटिंग बिसाइड यू इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, राइट, बराबर। अब आप जो है वो मार्केट में जा रहे हो कि मैं तो कुछ बेचूंगा, मैं तो कुछ ये करूंगा, मैं ये
तो इस तरीके से आप मार्केट में जा रहे हो और अपने आप को ये बोल रहे, मतलब आपके दिमाग में है चल रहा है कि मैं तो बहुत स्किलफुल हूँ, मैं तो किसी को भी कुछ भी बेच दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, बराबर। ये आपका माइंडसेट है, मतलब आपके पास बंदूक है। अब आप उसका दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो किसी को गोली मार सकते हो या अपना सेल्फ डिपेंड कर सकते हो, बराबर। तो आपके पास जो स्किल है वो आप दूसरों को उल्लू बना के उसको बाटली में उतार के उसको कुछ भी करके अपना टारगेट पूरे करने के इंटेंस से हो, या फिर आप कुछ देने के लिए जा रहे हो। बंदूक मेरे पास मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए है, बराबर। तो ये जो भाव है ना, ये इसके ऊपर आपकी सफलता निर्धारित होती है। मैं एक ट्रेनिंग बना रहा हूं, जो ट्रेनिंग बनाने में मुझे 5-5.5 साल लग गया, एक पीपीटी बनाने में 5 साल लग गए। पीपीटी का नाम है हाउ टू अवेयर ऑफ स्किलफुल पीपल। अच्छा, क्योंकि मार्केट में इतने स्किलफुल पीपल है, वो ऐसा षड्यंत्र करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप है ना अंधे हो जाओगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अत्र तत्र सर्वत्र यही है। अब ये गलत है। तो ये जो है, क्या आप तो नहीं कर रहे हो ना मार्केट में लोगों के साथ? आपको भगवान ने बहुत अच्छी स्किल दी है, आपको नॉलेज दिया, आपको वे ऑफ टॉकिंग दिया है, आप और आप मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब और आपको पता है कि अपुनिज भगवान है। अब आप जा रहे हो और लोगों को घुमा रहे हो, गलत कर रहे हो लोगों के साथ, और ये करते करते आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो सर यहाँ पे मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली सारे लोगों को, व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सर ये भाव गलत है। आपको अंदर से प्योर होना ही पड़ेगा। और अगर कैसा करके आप सक्सेस हो भी गए तो वह सक्सेस का कोई मायने नहीं है, क्योंकि सर जेंटलमैनशिप अलग होती है। लोग जब आपको मिले ना, उसके बाद आपको भूलने नहीं चाहिए। ऐसा बोल कि यार क्या बंदा है यार, मैंने कभी इसके साथ काम नहीं किया, लेकिन बंदे को जब मैं मिलता हूं ना तो ऐसा लगता है कि मजा आ गई। आपके बाद लोग ये बोलते हैं कि लोग आपके बाद आपको पीछे से ऐसा कहते हैं कि यार बहुत वो तो अपना अपना काम करने के लिए किसी को भी ये कर देता है।